कहानी की शुरुआत होती है साल 1720 से, जब एक विशाल जहाज समुद्र के बीच तैरता हुआ दिखाया जाता है। उस जहाज पर एक लड़की एलिजाबेथ खड़ी है, जो बड़ी मासूमियत से समुद्री लुटेरों का गीत गा रही होती है। तभी एक आदमी वहां आता है और जल्दी से कहता है, ये मत गाओ, ये समुद्री डाकुओं का इलाका है, उनके मनहूस गीत गाना अच्छा नहीं होता। इतना कहने के कुछ ही पल बाद वहां आता है लेफ्टिनेंट जेम्स, जो समुद्री डाकुओं से सख्त नफरत करता है। वो एलिजाबेथ को घूरते हुए कहता है, हर समुद्री डाकू के लिए सिर्फ एक सजा होती है, मौत। जेम्स की नजरों में लुटेरे इंसान नहीं, दरिंदे होते हैं। उसी वक्त वहां आता है एलिजाबेथ का पिता, जो उस जहाज का गवर्नर होता है। वो गुस्से में कहता है, मेरी बेटी से ऐसे बात मत करो, मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी तरह का डर बैठ जाए। गवर्नर और जेम्स वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ फिर से समंदर की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ पर पड़ती है। वो घबराकर चिल्लाती है, कोई है वहां, कोई समंदर में गिर गया है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और उस दिशा में देखते हैं। पानी के ऊपर एक बेहोश लड़का तैर रहा होता है। लोग तुरंत उसे खींचकर जहाज पर लाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी समुद्री रहस्यों और खतरों से भरी कहानी, जिसमें हर लहर अपने अंदर एक राज छिपाए बैठी है। उसी वक्त सब लोग चौंक जाते हैं। सामने एक विशाल जहाज आग में जल रहा होता है। हर किसी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। इसी अफरा तफरी में एलिजाबेथ उस बेहोश पड़े लड़के के पास जाती है। वो लड़का धीरे धीरे होश में आता है और एलिजाबेथ मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम एलिजाबेथ है। लड़का कमजोर आवाज में जवाब देता है, मेरा नाम विल टर्नर है। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ जब उसके पास झुकती है तो उसे उसकी गर्दन में एक सोने का गोल लॉकेट दिखता है, जिस पर समुद्री डाकुओं का निशान बना होता है। उसे समझ जाते देर नहीं लगती, ये लड़का भी उन्हीं लुटेरों में से एक है। लेकिन एलिजाबेथ डर जाती है। वो जानती है कि अगर जेम्स को पता चल गया तो वो विल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो चुपचाप वो लॉकेट अपने पास रख लेती है और किसी को कुछ नहीं बताती। वक्त बीतता है, कई साल गुजर जाते हैं। अब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी उसके पास वही लॉकेट है जो उसे बचपन में विल टर्नर की गर्दन से मिला था। उसने ये राज किसी से कभी साझा नहीं किया। एक दिन उसका पिता, जो कि गवर्नर है, उसे एक खूबसूरत ड्रेस देता है और कहता है, आज रात जश्न है लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की के मौके पर, तुम्हें भी तैयार होना है और उससे मिलना भी। असल में गवर्नर चाहता है कि एलिजाबेथ की शादी जेम्स से हो जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विल टर्नर, जो अब एक लोहार ब्लैकस्मिथ बन चुका है। वो गवर्नर के लिए बनाई गई तलवार लेकर उनके घर आता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ से। सालों बाद मिलकर दोनों बेहद खुश होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के पिता को यह दोस्ती पसंद नहीं आती। वो उसे वहां से ले जाकर जश्न में शामिल कर देता है। उधर समंदर के पार एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। एक टोपी पहने हुए चालाक मुसाफिर, जो अपनी छोटी सी नाव लेकर पोर्ट रॉयल पहुंचता है। वो और कोई नहीं बल्कि जैक स्पैरो है, वो नाम जिसे दुनिया समुद्र का सबसे खतरनाक डाकू कहती है। उसी वक्त एक आदमी जैक स्पैरो के पास आता है और कहता है, यहाँ पोर्ट रॉयल में अपनी नाव बांधने के लिए एक सिल्वर कॉइन देना पड़ता है। जैक मुस्कुराता है, अपनी जेब से 3 सिल्वर कॉइन निकालता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, लो 3 ले लो और मेरा नाम भूल जाना। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और जहाज की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वहाँ 2 सिपाही पहुँचते हैं। उनमें से एक जैक से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, बस चोरी करने वाला था। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई इतनी आसानी से ऐसा कह सकता है। अब कैमरा किले के ऊपर जाता है, जहाँ एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट जेम्स साथ खड़े हैं। जेम्स एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है और किले की ऊंची दीवार से नीचे समंदर में जा गिरती है। जैसे ही वो गिरती है, उसकी गर्दन में लटका हुआ वही सोने का लॉकेट, जो समुद्री डाकुओं का निशान लिए हुए था, पानी में डूब जाता है। जैसे ही वो लॉकेट समंदर की गहराइयों में जाता है, पानी के अंदर से एक अजीब सी कंपन और गूंज उठने लगती है, जैसे किसी पुरानी ताकत को उसकी नींद से जगा दिया गया हो। समंदर में एक तेज लहर उठती है, जिसकी गूंज चारों ओर फैल जाती है। उसी वक्त जैक स्पैरो ऊपर से देखता है कि एलिजाबेथ पानी में गिर गई है। बिना एक पल घुमाए वो समंदर में छलांग लगा देता है। वो तेजी से तैरकर एलिजाबेथ तक पहुंचता है और उसे कंधे पर उठाकर किनारे ले आता है। वो मुश्किल से होश में आती है। तभी जैक की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, वहीं सोने का लॉकेट, जिस पर बना था समुद्री डाकुओं का निशान। जैक हैरान होकर पूछता है, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? लेकिन इससे पहले कि एलिजाबेथ कुछ जवाब दे पाती, वहाँ पहुंच जाते हैं जेम्स के सिपाही और एलिजाबेथ के पिता। वे बंदूकें तान कर जैक स्पैरो को घेर लेते हैं। एलिजाबेथ जल्दी से कहती है, रुको, इसने मेरी जान बचाई है, इसे छोड़ दो। लेकिन जेम्स की नजर जैक के हाथ पर जाती है। वहाँ बना होता है समुद्री डाकुओं का निशान। वो गुस्से से कहता है, तू एक पायरेट है और इसके लिए सिर्फ मौत है। जैक मुस्कुराता है और अचानक चालाकी से एलिजाबेथ को पकड़कर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रख देता है। अब पीछे हटो, वरना तुम्हारी कीमती लेडी का क्या होगा मैं नहीं जानता। सब पीछे हट जाते हैं और जैक उस मौके का फायदा उठाकर तेजी से भाग निकलता है। सिपाही उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैक अपनी चालाकी और हिम्मत से सबको धोखा देकर भाग निकलता है। वो पहुंचता है एक लोहार की दुकान में, जहाँ वो अपनी हथकड़ियां काटने की कोशिश करता है। ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि विल टर्नर की होती है। थोड़ी देर बाद विल अंदर आता है और जैसे ही उसे जैक दिखता है, दोनों के बीच शुरू हो जाती है एक जबरदस्त तलवारबाजी। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। दोनों ही बेहद माहिर तलवारबाज निकलते हैं, लेकिन तभी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। वो जैक को पकड़ लेते हैं और आखिरकार जैक स्पैरो को जेल में डाल दिया जाता है। उसी रात समंदर की गहराइयों से उठती अंधेरी परछाइयां अब पोर्ट रॉयल की ओर बढ़ रही होती हैं। दूर क्षितिज पर दिखाई देता है एक भयावह जहाज, जिसका नाम है ब्लैक पर्ल। असल में जब एलिजाबेथ समंदर में गिरी थी, तब उसके लॉकेट यानी समुद्री डाकुओं के सोने के सिक्के से एक अजीब सी कंपन और लहरें पूरे समंदर में फैल गई थीं। उन्हीं लहरों ने ब्लैक पर्ल के समुद्री डाकुओं को ये संकेत दिया कि उनका खोया हुआ खजाना यहीं पोर्ट रॉयल में है। और फिर ब्लैक पर्ल के डाकू आधी रात को हमला कर देते हैं। तोपों की आवाज गूंज उठती है, लोग चीखते हुए भाग रहे हैं। पूरा बंदरगाह
आग और तबाही में बदल जाता है। इसी दौरान कुछ डाकू उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां एलिजाबेथ छिपी होती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और चिल्लाते हैं, हमारी चीज हमें वापस दो, वो सोने का सिक्का कहाँ है? एलिजाबेथ डर तो जाती है लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे मुखिया से बात करना चाहती हूँ। डाकू रुक जाते हैं क्योंकि उनके नियम के अनुसार अगर कोई उनके कप्तान से मिलने की मांग करे तो उसे मौका दिया जाता है। इसलिए वो एलिजाबेथ को पकड़कर अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर ले जाते हैं। अगली सुबह जब विल टर्नर को पता चलता है कि एलिजाबेथ को समुद्री डाकू उठा ले गए हैं, वो भागा हुआ गवर्नर और जेम्स के पास पहुंचता है। वो कहता है, हमें कुछ करना होगा, एलिजाबेथ खतरे में है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सब उसे सिर्फ एक लोहार ब्लैकस्मिथ समझते हैं। उसी वक्त एक सिपाही बताता है, कल जेल में बंद जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल नाम के जहाज का जिक्र कर रहा था। ये सुनकर विल तुरंत जेल में बंद जैक के पास जाता है। वो कहता है, हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा और तुम्हें एक सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगा। जैक मुस्कुराता है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि विल का पूरा नाम विल टर्नर है, वो चौंक उठता है। टर्नर यानी तुम बोट स्ट्रैप टर्नर के बेटे हो? उसे समझ आ जाता है कि ये वही खून है जो कभी समुद्री डाकुओं के दल का हिस्सा था। विल जैक को जेल से निकालता है और दोनों मिलकर पहुंचते हैं एक विशाल जहाज डॉन्टलेस पर। वो उसे चुराने की योजना बनाते हैं लेकिन तभी जेम्स को पता चल जाता है कि जैक और विल जहाज चुराने वाले हैं। वो अपने सारे सिपाहियों को आदेश देता है, सब के सब तुरंत डॉन्टलेस पर पहुंचो। पर जेम्स नहीं जानता था कि ये सब जैक स्पैरो की एक और चालाकी भरी चाल थी। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। जब जेम्स अपने सारे सिपाहियों को डॉन्टलेस पर भेज देता है तो उसी वक्त जैक स्पैरो और विल टर्नर चुपके से एक और जहाज इंटरसेप्टर पर चढ़ जाते हैं। सबकी नजरों के सामने बिना किसी डर के दोनों उस जहाज को चुरा लेते हैं और समंदर की लहरों में निकल पड़ते हैं। रास्ते में विल हैरानी से पूछता है, जब तुम्हें मेरा नाम पता चला तब तुमने मेरी मदद करने का फैसला क्यों किया? जैक मुस्कुराता है और जवाब देता है, क्योंकि तुम एक लोहार के बेटे नहीं हो, तुम एक समुद्री डाकू के बेटे हो। तुम्हारे पिता का नाम था बूटस्ट्रैप टर्नर जो कभी ब्लैक पर्ल जहाज के दल का हिस्सा था। ये सुनकर विल सन्न रह जाता है। जिस पिता को वो हमेशा एक साधारण आदमी समझता था वो असल में एक भयभीत करने वाला समुद्री डाकू निकला। थोड़ी देर बाद दोनों एक टापू आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है। वो कहता है, हमें ब्लैक पर्ल तक पहुंचना होगा, हम वहां के कप्तान हेक्टर बारबोसा से सौदा करेंगे और सही वक्त पर उसका जहाज छीन लेंगे। विल थोड़ा घबरा कर कहता है, बारबोसा कभी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक आंखों में चालाक चमक के साथ कहता है, दे देगा क्योंकि उसे चाहिए बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा। विल टर्नर, हम उसे तुम देंगे और बदले में लेंगे ब्लैक पर्ल। उधर ब्लैक पर्ल पर एलिजाबेथ को कैप्टन बारबोसा के सामने लाया जाता है। वो गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का लौटा दिया है, अब मुझे जाने दो। बारबोसा ठंडी मुस्कान के साथ एलिजाबेथ की ओर देखता है और कहता है, ये कोई साधारण सोने का सिक्का नहीं है, ये सिक्का है एजटेक के शापित खजाने का हिस्सा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समझाना शुरू करता है। एक समय था जब 882 सोने के सिक्के एजटेक देवताओं ने कोर्टेस को दिए थे ताकि वो एजटेक लोगों का नरसंहार बंद कर दे। लेकिन उसने वो सिक्के तो ले लिए पर खून खराबा बंद नहीं किया। उसकी इसी लालच और विश्वासघात के कारण देवताओं ने उन सिक्कों पर एक भयानक श्राप लगा दिया। अगर कोई इंसान उन सिक्कों में से एक भी सिक्का चुरा ले तो उसे हमेशा हमेशा के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी, दुनिया के अंत तक। बारबोसा आगे कहता है, हम भी उस खजाने के बारे में जानते थे। हमने वो 822 सिक्कों वाला संदूक लूटा और उसके साथ जो भी सोना था सब छीन लिया। हमने उस दौलत को शराब, औरतों और ऐशो आराम में उड़ा दिया। लेकिन फिर भी हमारी भूख कभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज भारी हो जाती है क्योंकि हम श्रापित हैं। हम मर नहीं सकते, खा नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। हमारी आत्माएं इस सोने से बंधी हुई हैं। फिर वो एलिजाबेथ की आंखों में देखकर कहता है, और अब इस श्राप से मुक्त होने के लिए हमें सारे 822 सिक्के और उस श्राप को तोड़ने वाला खून चाहिए। और अब जब वो सिक्का तुम्हारे पास है तो तुम्हारा खून ही हमारी आजादी की कुंजी बनेगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ घबरा जाती है। वो झट से बारबोसा को चाकू मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन जैसे ही वो जहाज के बाहर आती है वो स्तब्ध रह जाती है क्योंकि वहाँ एक भी इंसान नहीं होता। हर तरफ सिर्फ कंकाल स्केलेटन चलते हुए दिखाई देते हैं। हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और चांदनी में उनकी चमक डरावनी रोशनी की तरह फैल रही होती है। एलिजाबेथ की सांसें तेज हो जाती हैं और तभी उसके पीछे से आवाज आती है, कहा था ना हम मरे हुए नहीं हैं। वो मुड़ती है और पीछे खड़ा होता है कैप्टन बारबोसा जो अब पूरी तरह से कंकाल बन चुका होता है। वो कहता है कि मैं कई सालों से प्यासा हूँ लेकिन अपनी प्यास बुझा नहीं सकता। कई सालों से भूखा हूँ लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं होती। मैं कई सालों से मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता। मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। बस अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। इतना कहते ही बारबोसा भी चांदनी में आता है और अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी दौरान विल को जैक का दोस्त बताता है कि जैक स्पैरो कभी ब्लैक पर्ल का कप्तान हुआ करता था लेकिन उसके अपने ही साथियों ने उसके साथ धोखा किया और उसे एक वीरान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। मगर जैक किसी तरह वहां से बच निकला और अब बारबोसा से बदला लेना चाहता है जो अब ब्लैक पर्ल का कप्तान है। इधर बारबोसा उस गुफा में पहुंचता है जहां 881 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। वो कहता है, हमने वो सारे सिक्के वापस रख दिए जो हमने खर्च किए थे। अब बस आखिरी सिक्का लौटाना है ताकि हम इस श्राप से आजाद हो सकें। तभी जैक स्पैरो और विल भी वहां पहुंच जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसका खून उस डिब्बे में डालता है जिसमें सिक्के रखे हैं लेकिन कुछ नहीं होता, श्राप खत्म नहीं होता।
बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ बारबोसा और उसके साथियों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी पानी से विल बाहर निकलता है और चालाकी से एलिजाबेथ और सिक्का लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बारबोसा के एक साथी जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। बारबोसा उसके पास आता है और कहता है, मैं ब्लैक पर्ल का असली कप्तान था, तुमने ही मेरे साथ धोखा किया था। खजाना मिलने से पहले ही तुमने मुझे उस सुनसान टापू पर छोड़ दिया था ताकि तुम खुद श्राप से बच सको। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसका खून चाहिए। अगर तुम वो खून पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस इंसान तक ले जा सकता हूँ। तभी बारबोसा का एक साथी आता है और कहता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं पर एलिजाबेथ और वो लड़का है जिसका खून हमें चाहिए। जैक स्पैरो कहता है, अगर तुम उसे बिना नुकसान पहुंचाए पाना चाहते हो तो मेरे कहे मुताबिक चलो। इस पर बारबोसा जवाब देता है, उसे पकड़ लो। अब वे सब तेजी से इंटरसेप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वही जहाज जिस पर एलिजाबेथ और विल मौजूद हैं। उन्हें अब पता चल चुका था कि बारबोसा को विल का खून चाहिए, क्योंकि विल का पिता एक समुद्री डाकू था। दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जहाज को ब्लैक पर्ल से बचा सकें, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे असफल हो जाते हैं। बारबोसा अब सभी को कैद कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा असल में विल टर्नर ही है, जो अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है। फिर वह जैक स्पैरो की ओर देखकर कहता है, शायद तुम भूल गए हो, ये वही द्वीप है जहाँ मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ा था, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। इतना कहकर बारबोसा जैक स्पैरो को भी समुद्र में फेंक देता है। एलिजाबेथ और जैक फिर से उसी सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं जहां पहले जैक फंसा था। वहां पर जैक का पुराना शराब का जखीरा भी होता है, जिसे अगले दिन एलिजाबेथ जला देती है ताकि धुआं और आग देखकर कोई जहाज उन्हें देख सके। जल्द ही आग की लपटें देखकर एक जहाज उनकी तरफ आता है। उस पर जेम्स और एलिजाबेथ के पिता मौजूद होते हैं। वो दोनों जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उस द्वीप से निकालकर अपने जहाज पर ले आते हैं। वहीं एलिजाबेथ जेम्स से कहती है, हमें ब्लैक पर्ल का पीछा करना चाहिए क्योंकि वहीं पर विल है। लेकिन जेम्स एलिजाबेथ की बात नहीं मानता और कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब एलिजाबेथ यह कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो जेम्स तुरंत मान जाता है। अब उसका बड़ा जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करना शुरू करता है। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ब्लैक पर्ल खड़ा होता है। वहां सारे समुद्री डाकू गुफाओं के अंदर होते हैं, जहां सोने चांदी के खजाने और वो शापित सिक्के रखे होते हैं। जैक स्पैरो एक योजना बनाता है। वह जेम्स से कहता है, मैं गुफा के अंदर जाकर बारबोसा से बात करूंगा, तुम अपने जहाज के सैनिकों को तैयार रखना। जैसे ही मैं कहूं, तुम उन समुद्री डाकुओं पर हमला करना जो गुफा से बाहर आएंगे। इसके बाद जैक स्पैरो चुपचाप गुफा के अंदर चला जाता है, जहां वह देखता है कि बारबोसा का एक साथी विल टर्नर की गर्दन काटने ही वाला होता है ताकि उनका शाप समाप्त हो सके। जैक तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, अगर तुम लोग इस श्राप से मुक्त भी हो गए तो भी बच नहीं पाओगे। बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाप से आजाद होते ही जब तुम आम कपड़ों में निकलोगे तो जेम्स और उसके सिपाहियों ने तुम्हें मार डालना तय कर रखा है। इसीलिए योजना सीधी है, पहले डॉन्टलेस को जब्त करो। एक जहाज तुम्हारा, एक जहाज हमारे पास, ताकत दोगुनी। मुझे ब्लैक पर्ल का कप्तान बना दो। मैं हमेशा तुम्हारे अधीन काम करूंगा और जो लूट मैं करूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। समझो कि जैक एक सिक्का उनके खजाने से चुराता है और अगर वे आखिरी सिक्का भी निकाल दें तो भी उस शाप से वे कभी मुक्त नहीं होंगे। बारबोसा जैक की बात से सहमत हो जाता है और अपने सारे समुद्री डाकुओं को भेज देता है। चांदनी में उनका असली रूप सामने आता है, हड्डियों के कंकाल। रात होते ही वे सोल्जरों पर हावी हो जाते हैं और जहाज का कब्जा कर लेते हैं। वहीं गुफ्त में जैक स्पैरो और बारबोसा के बीच भयंकर टकराव शुरू होता है, मगर बारबोसा अब इंसान नहीं रहा। लड़ाई में दरारें, चिंगारियां और समुद्र की चीखें एक हो जाती हैं। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर धोखा, और तुम्हें अब या तो जीतना होगा या फिर शाप की काली छाया के सामने आत्मसमर्पण कर देना होगा। बारबोसा को मारा नहीं जा सकता था। लड़ाई के दौरान वह अपनी तलवार सीधा जैक स्पैरो के शरीर के आर पार कर देता है, मगर तभी जैक चांदनी में आता है और सबके सामने उसका असली रूप नजर आता है। वह भी कंकाल बन चुका है, क्योंकि उसने भी उस शापित खजाने से एक सिक्का चुरा लिया था। यानी अब वो भी उन्हीं की तरह शापग्रस्त है। जैक अपने खून से सना सिक्का विल की तरफ फेंकता है। विल उसे पकड़ लेता है। तभी एलिजाबेथ वहां पहुंचती है। बारबोसा फिर से बंदूक एलिजाबेथ पर तान देता है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है और यह गोली खुद जैक स्पैरो ने चलाई होती है। वही गोली जो कभी बारबोसा ने जैक को दी थी जब उसे उस सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था, और जैक ने कसम खाई थी कि वह उसी गोली से बारबोसा को मारेगा। बारबोसा आखिरी सांसों में कहता है, तुमने ये गोली बर्बाद कर दी जैक। पर विल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, और वह दोनों सिक्के खून के साथ वापस खजाने के बक्से में डाल देता है। उसी पल शाप टूट जाता है। बारबोसा का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। डॉन्टलेस जहाज पर अब सारे समुद्री डाकू फिर से इंसान बन चुके होते हैं, इसलिए वे हार मान लेते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है। पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। विल यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और एलिजाबेथ उसके पिता और जेम्स के सामने जाकर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वह उस जगह भागता है जहाँ जैक को फांसी दी जा रही होती है और एन वक्त पर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी जेम्स के सिपाही चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी वहाँ पहुंचते हैं और सबके सामने एलिजाबेथ कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विल। उधर जैक को पास ही अपने तोते को उड़ता हुआ दिखता है। वह समझ जाता है कि उसके साथी
पास ही हैं, इसलिए वह किले की ऊंची दीवार से कूदकर सीधे समुद्र में जा गिरता है और तभी लहरों के बीच से ब्लैक पर्ल जहाज दिखाई देता है। उसका अपना जहाज, उसके साथी उसे लेने आ चुके हैं। ऊपर किले में जेम्स विल को माफ कर देता है और एलिजाबेथ के पिता भी दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अंत में हम देखते हैं जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल के डेक पर खड़ा है, हवा उसके बालों से खेल रही है और उसके साथी उसे फिर से कैप्टन जैक स्पैरो बना देते हैं और यहीं से समुद्र की एक नई दास्तान की शुरुआत होती है। ये कहानी पिछली फिल्म के आगे से शुरू होती है जहां बिल और एलिजाबेथ की शादी का दिन होता है, लेकिन तभी वहां आ पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर बेकट। आते ही वो एलिजाबेथ और विल दोनों को गिरफ्तार करवा देता है क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो को भागने में मदद की थी। उसके पास जेम्स नॉरिंगटन को गिरफ्तार करने का वारंट भी था क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाया था, लेकिन जेम्स उससे पहले ही समुद्र में कूद जाता है और खुद जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर। अब विल और एलिजाबेथ को उनके गुनाह की सजा के तौर पर मौत दी जानी थी, लेकिन अगले दिन कटलर बेकट विल को बुलाता है और उससे एक सौदा करता है। वह कहता है जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जो किसी दिशा की ओर नहीं बल्कि उस चीज की ओर इशारा करता है जो इंसान के दिल में सबसे ज्यादा चाह होती है। वो कंपास मुझे ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें और एलिजाबेथ को माफ कर दूंगा। विल एलिजाबेथ से विदा लेता है और जैक स्पैरो को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर दिखाई देता है। वह एक अनजान द्वीप से एक कपड़े का टुकड़ा लाया होता है जिस पर एक चाबी की तस्वीर बनी होती है। जैक अपने साथियों से कहता है इस चाबी से एक डिब्बा खुलेगा जिसमें कोई बहुत कीमती चीज छिपी है, हमें वो चाबी ढूंढनी होगी। लेकिन उसकी बातों से साफ झलकता है कि वह अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है। असल में जैक उस चाबी और उस रहस्यमय डिब्बे के बारे में सब कुछ जानता है। रात के सन्नाटे में जैक अपना जादुई कंपास निकालता है, लेकिन इस बार वो सही दिशा नहीं दिखा रहा था, मानो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रहा हो। इसलिए जैक स्पैरो जहाज के नीचे की तरफ जाता है जहां उसे एक पुराना डरावना चेहरा दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर होता है, यानी विल टर्नर का पिता। और हैरानी की बात ये थी कि वो अब भी जिंदा था। 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टर्नर जैक स्पैरो के अधीन काम करता था जब जैक ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था। वो जैक से कहता है हमारा जहाज बहुत साल पहले समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। उस वक्त तुमने समुद्र के राक्षस डेवी जोन्स से एक सौदा किया था। अगर वो तुम्हारा जहाज वापस सतह पर ले आए तो तुम्हें 13 साल तक ब्लैक पर्ल का कप्तान बनने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा उसे देनी होगी और उसकी जहाज पर उसके गुलाम बनकर काम करना होगा। अब वो 13 साल पूरे हो चुके हैं। बूटस्ट्रैप आगे कहता है अगर तुमने डेवी जोन्स की गुलामी स्वीकार नहीं की तो वो समुद्र का सबसे भयानक राक्षस क्रैकेन तुम्हारे पीछे भेज देगा और वो तुम्हें और तुम्हारे जहाज ब्लैक पर्ल को समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाएगा। बूटस्ट्रैप खुद भी अपनी जान बचाने के लिए डेवी जोन्स के साथ सौदा कर चुका था। वो जैक का हाथ पकड़कर उस पर एक काला निशान बना देता है। इसका मतलब था कि अब डेवी जोन्स हमेशा उसकी लोकेशन जान सकता है और क्रैकेन कभी भी आकर उस पर हमला कर सकता है। ये कहकर बूटस्ट्रैप गायब हो जाता है। जैक अब बुरी तरह डर चुका था। वो अपने साथियों से कहता है जहाज को तुरंत किसी और दिशा में ले चलो। उसी वक्त बारबोसा का शरारती बंदर जो अब भी जहाज पर था जैक की टोपी चुरा लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। बाद में वो टोपी दूसरे नाविकों को मिलती है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक नाविक उसे पहनता है समुद्र की गहराइयों से क्रैकेन उभर आता है और पलक झपकते ही उनका जहाज निकल जाता है। दूसरी तरफ फोर्ट रॉयल में एलिजाबेथ के पिता उसे चुपके से भागने में मदद कर रहे थे और आखिरकार एलिजाबेथ वहां से भाग निकलती है। उसका एक ही मकसद था विल तक पहुंचना ताकि उनकी सजा माफ हो सके। उधर विल एक द्वीप पर ब्लैक पर्ल जहाज को देखता है। जैक स्पैरो उस वक्त समुद्र से दूर था क्योंकि वो क्रैकेन से जान बचा रहा था। विल उस द्वीप की तलाश में निकलता है, लेकिन तभी कुछ आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं। ये सब आदिवासी नरभक्षी थे जो इंसानों को ही खा जाते थे। वो विल को अपनी जनजाति के पास ले जाते हैं। वहाँ विल को देखकर झटका लगता है क्योंकि उनका राजा कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो था। विल हैरान होकर जैक से कहता है मुझे तुम्हारा कंपास चाहिए। मैं और एलिजाबेथ ने तुम्हें भागने में मदद की थी और अब उसी की वजह से एलिजाबेथ को फांसी दी जाने वाली है। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन जैक चालाकी से मुस्कुराता है और कुछ ऐसा कहता है जो समझ नहीं आता। फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है और विल को कैद में डाल दिया जाता है। वो देखता है कि वहाँ पहले से ही जैक के बाकी साथी भी पिंजरे में बंद हैं, लकड़ी के बने पिंजरों में जो हड्डियों से टंगे हुए थे। वो आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने जैक स्पैरो को अपना राजा इसलिए बनाया है क्योंकि उनके मुताबिक जैक के अंदर कोई पवित्र आत्मा है जिसे मुक्त करना जरूरी है। लेकिन मुक्त करने का उनका मतलब था उसे खा जाना, यानी अब वो जैक की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। सारे आदिवासी मिलकर जैक को मारने की रस्म की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक आदिवासी वहाँ आता है और कहता है कि जो लोग पिंजरे में बंद थे यानी जैक के साथी वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरी जनजाति उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक भी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है। काफी मुश्किलों और चालाकी से रास्ता बनाते हुए जैक, विल और बाकी साथी किसी तरह ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं और उस श्रापित द्वीप से निकल भागते हैं। जहाज पर पहुंचते ही जैक विल को बताता है लॉर्ड कटलर को मेरे कंपास से मतलब नहीं है। असल में वो उस खजाने को चाहता है जिसकी दिशा ये कंपास दिखा सकता है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें पहले उसकी चाबी ढूंढनी होगी और इसके लिए हमें मिलना होगा टिया डालमा से। थोड़ी देर बाद सब लोग टिया डालमा के घर पहुंचते हैं जो एक रहस्यमयी जादूगरनी होती है, वही औरत जिसने जैक को उसका जादुई कंपास दिया था। टिया डालमा समझाती है ये कंपास किसी दिशा को नहीं दिखाता बल्कि वो दिखाता है जिसकी इंसान के दिल में सबसे गहरी चाह होती है। लेकिन जैक के मन में उस चाबी को ढूंढने की सच्ची इच्छा नहीं थी, इसलिए कंपास उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था। फिर टिया डालमा एक और बड़ा राज बताती है, जिस संदूक को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई साधारण संदूक नहीं है, उसमें डेवी जोन्स का दिल बंद है और उस संदूक की चाबी सिर्फ डेवी जोन्स के पास है। टिया डालमा जैक स्पैरो को एक छोटा सा जार देती है
जिसमें मिट्टी भरी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक ये जमीन तुम्हारे पास है, डेवी जोन्स कभी जमीन पर कदम नहीं रख सकता, और जब तक वो जमीन पर नहीं आ सकता तुम सुरक्षित रहोगे। साथ ही वो डेवी जोन्स के जहाज दी फ्लाइंग डचमैन की लोकेशन भी बता देती है। जैक और उसकी टोली उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर विल देखता है कि एक टूटा फूटा जहाज पानी की सतह पर तैर रहा है। विल कहता है, मैं उस जहाज पर जाऊंगा और किसी भी हाल में वो चाबी ढूंढ निकालूंगा। जैक मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम पकड़े गए तो बस ये कहना कि जैक स्पैरो ने तुम्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए भेजा है। विल उस जहाज की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से असल जहाज ऊपर आता है। वो था फ्लाइंग डचमैन। उस जहाज पर अजीबो गरीब समुद्री जीव जैसे लोग सवार थे, आधे इंसान आधे समुद्री राक्षस। वो विल को पकड़ लेते हैं और उसे डेवी जोन्स के सामने लाते हैं। डेवी जोन्स इंसान नहीं था, उसका चेहरा ऑक्टोपस की तरह था और उसकी आवाज भारी लेकिन इंसानी थी। विल हिम्मत जुटाकर कहता है, जैक स्पैरो ने मुझे भेजा है उसका कर्ज चुकाने के लिए। डेवी जोन्स टेलीस्कोप निकालकर दूर देखता है। वो देखता है कि ब्लैक पर्ल जहाज पर जैक भी उसी की तरफ देख रहा है। अगले ही पल डेवी जोन्स अचानक ब्लैक पर्ल पर प्रकट हो जाता है, यानी उसके पास टेलीपोर्ट करने जैसी रहस्यमयी शक्तियां थीं।